नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। जब एक देश का नेतृत्व डगमगाने लगता है तो उसका सबसे आसान टूल बनती है भारत विरोध, और यही चाल चलने की कोशिश की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस जब हर मोर्चे पर घिरे तो उन्होंने भारत के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाया जिसका खुलासा हो चुका है। यूनुस ने भारत के खिलाफ सीमा पर झड़प कराने की योजना बनाई थी। जब उन्हें लगा कि बांग्लादेश की जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और देश में उनकी पकड़ ढीली हो रही है, तो उन्होंने भारत विरोधी माहौल बनाकर खुद को देशभक्त नेता दिखाने की चाल चली। यूनुस का प्लान था कि सीमा पर मामूली झड़पें कराकर जनता का ध्यान भटकाया जाए, राष्ट्रवाद की आग भड़काई जाए ताकि लोग विरोध बंद कर दे और फिर बिना चुनाव के सत्ता पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाए। इस खतरनाक योजना में जमात इस्लामी और एनसीपी जैसे कट्टरपंथी दलों के नेता भी शामिल थे, लेकिन बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उस जमा ने ये पूरी साजिश भांप ली और यूनुस को रोक दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये प्लान देश और क्षेत्र दोनों के लिए खतरनाक है। तो आज यूनुस के भारत विरोधी इसी खतरनाक प्लान पर बड़ा खुलासा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या प्लान था मोहम्मद यूनुस का? देखिए, ये आदमी पागल हो गया है। पागल हो गया है। बड़े पोम्प एंड शो के साथ आया था कि ओह, नोबेल लॉरिएट है। दलालों की भी एक अलग फौज है पूरी दुनिया में। किसको किसको ऐरा गैरा नत्थु खैरा को नोबेल प्राइज, तो किसी को, ये सब माल का कमाल। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको सही सही बता रहा हूं। ये तो क्लिंटन फाउंडेशन की तरफ से बकायदा दलाली करके पैसे दे करके इसको नोबेल प्राइज दिया गया। जैसे मैगसेसे अवार्ड मिलता है, देश विरोधी काम कीजिएगा मैगसेसे मिल जाएगा, हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ काम कीजिए मैगसेसे मिल जाएगा। कौन देता है? फोर्ड फाउंडेशन देता है। फोर्ड फाउंडेशन क्या है? तो CIA का एक विंग है वो। ये सब देखिए ना, वही सारे लोगों का, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो नेता हो, जिसको जिसको फोर्ड फाउंडेशन मिला वो देश विरोधी काम में लगा रहेगा। वो डिक्लेयर्ड दलाल है अमेरिका के, CIA के। तो भाई साहब, इनको तो लाया गया कि भाई आप इकॉनमी ठीक कर देंगे, डेमोक्रेसी को बहाल कर देंगे, और ये वही गैंग यहां हिंदुस्तान में भी नाच रहा था। ये रवीश कुमार टाइप के लोग नाच रहे थे ना कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। देखिए इन गद्दारों को और देश में बैठे जयचंदों को भी। इकॉनमी और बर्बाद, बेरोजगारी और बढ़ गई, कंपनियां बंद हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जिस चीज के लिए लाया गया था सब कुछ खत्म। लेकिन ये बन गए चीफ एडवाइजर, तो अंदर जो है लालच जग गई कि अब तो मैं प्रधानमंत्री हूं। लोगों को लगा कि भाई ये कब तक बैठा रहेगा ये बूढ़ा, ये तो ना चुना हुआ है, ना इलेक्टेड है, ना चुनाव जीत सकता है, लेकिन सत्ता वो प्रधानमंत्री का रुतबा लेकर के घूम रहा है पूरी दुनिया में। तो लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन कराओ। जनता ने कहा हमें रिलीफ दो, बिजनेसमैन ने कहा कि हमें बिजनेस दो, युवाओं ने कहा हमें रोजगार दो। वहां सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ऐसे में लोभी किस्म के, लालची किस्म के लोग सत्ता में कैसे बने रहेंगे? तो उसने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमसे तो कुछ ना हो पाएगा, बुलाओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, है ना, वहां BJB कहते हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, है ना। तो बॉर्डर गार्ड्स को बोला गया, जैसे BSF होता है, कि भाई एक काम करो, चढ़ाई मार दो जी। बीच में आपको पता हुआ होगा कि बीच में एक दो झड़प हुई, और ये कब? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इंडिया वाले ने ठोका, जान बचा के भागे ये लोग। बोला भाई इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जो क्वार्टर मास्टर है, क्वार्टर मास्टर जनरल, उसके साथ मीटिंग की। उसने कहा कि देखो भाई, ये BSF वाले तो नहीं लड़ेंगे, ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि BSF के ठीक पीछे आर्मी को भी लगा देते हैं, तब BSF वाले का जो है वो मोरल अप रहेगा और मामला ज़्यादा बढ़ेगा
तो आर्मी वहां पे टेक ओवर कर लेगी। तो उनको ये भी मालूम है कि भाई आर्मी वाले तो मानेंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। और ये क्यों करना चाह रहा है कि भाई इंडिया के साथ इस तरह का कोई युद्ध हो जाएगा, 150 लोग मारे जाएंगे। ये देखिए कैसा घृणित आदमी है। लोग इसको डेमोक्रेट्स बता रहे थे। इन मूर्खों की टोली से आप लोग जब सवाल जवाब जरूर कीजिए कि 40-50 लोग मर जाएंगे बांग्लादेश के सैनिक, तो हम इंडिया एंटी इंडिया जो है वो रेटोरिक शुरू करेंगे, देश यूनाइट हो जाएगा, फिर कोई इलेक्शन नहीं मांगेगा, कोई रोजगार नहीं मांगेगा, कोई बिजनेस नहीं मांगेगा, और ये जिंगोइज्म नेशनलिज्म जो है ऐसा चलेगा कि फिर हमारी सरकार यहां इलेक्शन नहीं चले, वो 5 साल 7 साल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो आर्मी को पीछे लेके जाना है बीएसएफ के साथ। तो जब ये झड़प हुई तो उनको बुलाया कि भाई बुलाओ बीएसएफ के चीफ को, डायरेक्टर जनरल को। तो आर्मी चीफ ने बुलाया, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्यों वहां पे झड़प हो रही है। तो उसने कहा कि उस यूनुस के यहां से वर्बल आदेश आया था कि यू डू इट। बोले अच्छा। फिर इसने पता किया कि क्या हो रहा है। तो जमाते इस्लामी और कुछ लोगों के साथ मिलके ये और भी आर्मी ऑफिशियल्स को जो है अपनी तरफ करना चाह रहे थे कि भाई ये फैसला आर्मी जनरल्स कर ले कि आर्मी को भी वहां के बॉर्डर गार्ड्स के पीछे रखा जाए। अभी तक प्लान खत्म नहीं हुआ। तो बांग्लादेश की जो आर्मी है उसमें जो टॉप लेयर ऑफ ऑफिसर्स हैं वो प्रोफेशनल ऑफिसर्स हैं, वो मौलाना मुनीर की तरह नहीं है कि अल्लाह अल्लाह की आर्मी नहीं कहते। वो लोग कहते कि भाई हम लोग प्रोफेशनल हैं। और ये जो जमात, जिहादी, आईएसआई, इन लोगों से दूरी बना करके रखने वाले लोग उनको घृणित करते हैं। लेकिन जो लोअर अभी अभी जो रिक्रूट हुआ है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, तो वो इस्लाम के इसके चक्कर में थोड़ा ज्यादा है। तो इन लोगों ने ये सोचा कि सब जगह कन्विंस करते, तो ये इस तरह की खबरें चलने लग गई और ये कान तक पहुंचा किसके, आर्मी चीफ के, कि ये तो नीचे से भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। फिर बीच में खबर आई कि भाई आर्मी चीफ को जो है मारने के लिए कोई शूटर को इंतजाम किया गया कि आर्मी चीफ को हटा दो, ये मान नहीं रहा है हमारी बात। कौन बात नहीं मान रहा, यही कि फिर यहां पे इतना संकट क्रिएट कर देंगे, फिर अमेरिका को भी अंदर घुसने देंगे, कॉरिडोर भी बना देंगे, ये सारी चीजें। तो ये आदमी इस तरह की साजिश रच रहा था। अब जब ये मालूम चला तो जनरल जमा ने क्या किया, आर्मी चीफ है जो, उन्होंने इमीडिएटली बांग्लादेश के नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इन सब के साथ बैठक की और चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसके साथ भी ये 5-6 टॉप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी बैठे और उन्होंने वहां फैसला लिया। उन्होंने कहा कि ये तो मरवा देगा, भाई इंडिया के साथ लड़ सकते हो। और ये भी समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं है, कि इसके इंटेंशंस जो हैं बांग्लादेश को डिसरप्ट करके वो सत्ता में बैठे रहना चाहता है, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। और इसीलिए चाहे बीएनपी हो, चाहे और भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जमात के अलावा सारी पार्टी ये कह रही कि ये आदमी गद्दार है, ये बर्बाद करेगा बांग्लादेश को। तो इसके बाद आर्मी चीफ ने बकायदा यूनुस को खबर भिजवाया, बातचीत की, फोन पे बातचीत हुई और जिसमें ये कहा कि ये तमाशा बिल्कुल बंद कर दो। ये बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर गार्ड्स हैं, वो आर्मी का एक एक्सिलरी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कमांडर इन चीफ मैं हूं। गलती से भी अब आप कोई फैसला या कोई आदेश वहां नहीं देंगे। इंडिया से लड़ने के साथ हमारे पास न कोई
सिस्टम है, न काबिलियत है, न कैपेबिलिटी है, और ना ही बांग्लादेश हिंदुस्तान से लड़े, इसमें बांग्लादेश को कोई फायदा नहीं हो रहा सिवाय आपके। तो ये प्लान जो है वो बंद किया गया। लेकिन इस प्लान के बारे में अभी खबर आई है, सरकार को पहले से ही पता था, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर तो उधर पाकिस्तानी को ठोक ही रहे थे। आपने बीच में खबर देखी होगी कि हमने व्यापार बंद किया, हमने पोर्ट्स बंद कर दिए, हमने कपड़ा बंद कर दिया, हमने बिजली बंद कर दिया, तमाम तरह के जो है पाबंदियां हम इसलिए लगा रहे थे क्योंकि ढाका से ये खबर दिल्ली पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप ये समझिए ये आदमी कितना बड़ा क्रूकेड किस्म का व्यक्ति है। ये आदमी सत्ता के लिए पूरे बांग्लादेश को तबाह करने पे आमदा है, और बंगालियों को ये दिख नहीं रहा है, बांग्लादेशियों को ये दिख नहीं रहा है कि ये आदमी बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगा बांग्लादेश को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस इन दिनों हर मोर्चे पर घिर चुके हैं। ना देश में समर्थन बचा है, ना विदेश में इज्जत। जब यूनुस ब्रिटेन के लंदन पहुंचे तो वहां भी सैकड़ों ब्रिटिश बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी उनके होटल के बाहर जमा हो गए। वापस जाओ यूनुस के नारों से लंदन की सड़कों पर गूंज मचा दी। हर जगह विरोध मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो रहा है। देश में उनकी पकड़ ढीली हो रही है तो उन्होंने भारत विरोधी प्लान तैयार किया जो पूरी तरह से फेल हो गया है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।